नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम और आज मैं आपसे बात करूंगा केंद्रीय वक्फ संशोधन कानून के बारे में। ये कानून पारित होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया। पास होने के बाद राष्ट्रपति के जो है इसमें हस्ताक्षर हो गए और 8 अप्रैल को संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया। इसके लागू करने की घोषणा करते ही पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठन इस संशोधित कानून का विरोध कर रहे हैं और इस तरीके से इस कानून की व्याख्या की जा रही है और इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है मानो केंद्र सरकार ने ये बिल मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए पारित किया है या पास किया। और सबसे रोचक एंट्री इस मामले में होती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा है कि क्यों ना मुझे गोली मार दी जाए, लेकिन मैं इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए। ऐसा कहकर उन्होंने जो है मुस्लिम जो मतदाता हैं, उनका जो परंपरागत वोट है, उनको रिझाने, उनको शांत करने, उनको अपने पक्ष में रखने की कोशिश की है। वो ये ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, ऐसी ही घोषणा उन्होंने जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA जब पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई थी, उस दौरान भी उन्होंने यही नाटक किया था और फिर भी वो कानून पश्चिम बंगाल में भी लागू हुआ, देश के अन्य हिस्सों में लागू करने के अलावा। तो उनका ये जो बयान है वो कितना उपयुक्त है, कितना उचित है, कितना तर्कसंगत है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो वक्फ संशोधन कानून है, जो नया पारित हुआ है, पास हुआ है, सरकार ने जिसे बनाया है, उसमें ऐसा क्या हो गया है जिसके चलते इतना हंगामा बरप रहा है पूरे देश में। तो एक जो प्रमुख बात है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, इसमें प्रावधान किया गया है संशोधन कर कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ को अपनी जमीन दान में नहीं दे सकता है, और या कोई भी मामला जो है या वक्फ कानून के तहत खोला नहीं जा सकता है। कब खोला जा सकता है? या तो ये सरकारी संपत्ति हो या इस पर कोई विवाद खड़ा हो, तब ये मामला जो है इस कानून के तहत जो है इसको हैंडल किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में जो है गैर मुस्लिम 2 महिला सदस्यों को स्थान दिया गया। अब जो वक्फ बोर्ड बनेगा, पहले जो वक्फ बोर्ड था उसमें एक भी जो है महिला को इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया था, लेकिन अब 2 मुस्लिम महिलाओं को, जो उसी कम्युनिटी की महिलाएं हैं, कहने का मतलब जो है महिला सशक्तिकरण करने की इस कानून के माध्यम से कोशिश की गई है। इसके अलावा इसमें एक केंद्रीय मंत्री इसका सदस्य होगा, 3 सांसद इसके सदस्य होंगे, 2 न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे और इसके अलावा 4 ऐसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति जो है व्यक्ति या अधिकारी इसके सदस्य जो है बनाए गए। ये एक प्रावधान जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है सरकारी अधिकारी को, जो राज्य सरकार का एक सरकारी अधिकारी, वो भी डीएम नहीं, डीएम से ऊपर का जो अधिकारी है वो कमिश्नर हो सकता है या सेक्रेटरी हो सकता है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का, ये राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच करने के लिए या उस पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वो ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर सके। कहने का मतलब केंद्र ने राज्य सरकारों को इस मामले में लिबर्टी दी है कि वो इस तरह का काम कर सकती है। वक्फ संपत्ति का केंद्रीय जो डाटाबेस है, जैसे कि अब इस कानून को पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर दी गई, तो अब ये इसकी घोषणा करने के 6 महीने के अंदर जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं, तो उन वक्फ की संपत्तियों का जो डेटाबेस है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। यानी ये जानकारी जो बोर्ड का पोर्टल होगा, उस पोर्टल में दिखाना होगा, उसे पंजीकृत करना होगा।
अगर उसे पंजीकृत नहीं किया गया है, वो डेटाबेस में उसे मेंटेन नहीं किया गया वक्फ बोर्ड की जमीन को, तो उसे जो भी संबंधित पक्षकार है उसे अदालत में जाने का जो है जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। पहले जो वक्फ कानून में प्रावधान था कि जो वक्फ बोर्ड है उसी का अंतिम फैसला होगा। अगर वक्फ बोर्ड कोई भी निर्णय देता है तो उस न्यायाधिकरण के खिलाफ कोई भी संबंधित पक्ष, प्रभावित पक्ष या पीड़ित पक्ष या याचिका दायर करने वाला पक्ष जो है इस फैसले के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में नहीं जा सकता था। लेकिन अब अन्य मामलों की ही तरह वक्फ के मामलों में भी जो पीड़ित पक्ष है उसे वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। देखिए, जो प्रावधान किए गए हैं उनका मकसद जो वक्फ कानून है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है। कहीं ऐसा नहीं है कि वक्फ जो कानून है उसमें संशोधन करके किसी के अधिकार छीनने की बात की गई है या उन जमीनों को, हाँ ये जरूर है जो सरकारी संपत्तियां हैं या जो मतलब इस तरह की संपत्तियां हैं जिनमें अभी भी वक्फ बोर्ड के लोग जो है वसूली कर रहे थे या उनको किराए पे उठाए थे, वो इस तरीके की जो चीजें हैं वो खत्म कर दी गई हैं। और यदि उस पर कोई विवाद है तो उस विवाद को जो है वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के बाद अदालत जो है उसको निपटाने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए सक्षम है। तो इस तरीके से कोशिश की गई है नए कानून के तहत कि चीजों को और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क गई है। मुर्शिदाबाद में जो है वहाँ हिंसा भड़की और वहाँ पे पुलिस पथराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जो दंगा करने वाले लोग हैं या हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन्होंने पथराव करने के साथ साथ जो है आग भी लगा दी कई सार्वजनिक वाहनों को। और इस तरीके से कुल मिलाकर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश पूरी की गई इस मामले में। अब जो ममता बनर्जी हैं, जो वहाँ टीएमसी की सुप्रीमो है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आखिरकार वो इस तरीके का स्टैंड क्यों ले रही हैं? उसका कारण क्या है? देखिए, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में जो उनका आधार है, जो वोट बैंक है, वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या हैं या बांग्लादेश से माइग्रेट करके या घुसपैठ करके जो लोग आए हैं पश्चिम बंगाल में जो बस गए हैं, ऐसे लोग वहां के नागरिक बन चुके हैं, मतदाता बन चुके हैं। आज उनके पास जो है आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, वो सभी दस्तावेज जो है बन चुके हैं। और इसलिए जो है और वो इन्हीं लोगों को आधार बना करके मतलब ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक, मतलब देखिए एक बहुत रोचक मामला यह है कि ममता बनर्जी जब तक सत्ता में नहीं थी पश्चिम बंगाल में तो वो इन्हीं चीजों का विरोध करती थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था पश्चिम बंगाल में तो वो कहती थी कि मतलब इसका विरोध करती थी। जो रोहिंग्या जो मुस्लिम थे या घुसपैठिया थे जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए थे वो इन्हीं का विरोध करती थी। और लेकिन जब एक बार वो सत्ता में आ गई तो वो इन्हीं का समर्थन करने लगी और आज उन्हीं की तुष्टीकरण की नीति के आधार पर वो वहां पर चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी की मजबूरी है कि वो देखिए, जब सीएए पूरे देश में लागू किया गया था तो क्या किया उन्होंने सीएए का विरोध किया और कहा कि नहीं, मैं इसको किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। फिर भी वो वहां पे लागू हुआ। वहां जो खास तौर से 3 देश जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को छोड़ करके जो अल्पसंख्यक हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट
ये जो जैन और ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो दिसंबर 2014 के पहले आकर के जो मतलब जो है भारत में बस गए थे और उनको नागरिकता उनके पास नहीं थी, चूंकि ये माना गया कि ऐसा कहा केंद्र सरकार ने और ऐसा कानून में भी प्रावधान किया सीएए के कि चूंकि ये इस्लामिक देश हैं तीनों, तो वहां पर ऐसे अल्पसंख्यकों के साथ जो है धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया गया और वो बहुत समय से भारत में रह रहे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं, इसलिए उन्हें इस सीएए एक्ट के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी और नागरिकता दी गई और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी नागरिकता दी गई। ये विरोध करती नहीं, फिर भी ऐसा हुआ। सरकार ने उसका तरीका निकाल लिया, केंद्र सरकार ने, कि कैसे, क्यों, क्योंकि सवाल ये भी है कि जो देखिए अभी कई जो है मुझे लगता है लगभग 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं जो वक्फ संशोधन कानून है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि उसकी सुनवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई राज्य सरकार केंद्र के कानून को लागू करने से मना कर सकती है? तो जो कानूनी जानकार हैं, कानून विद उनका कहना है कि बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार को कानून लागू करना पड़ेगा। और देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है वो उसका जो आर्टिकल 246 है वो भी कहता है कि भाई केंद्र और राज्य को अलग अलग जो है विषय दिए गए हैं। एक केंद्र की सूची में विषय हैं जो केंद्र सरकार या पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है, और राज्य के विषय हैं जिसमें विधानसभाएं जो है राज्य जो है कानून बनाते हैं। एक समवर्ती सूची है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई केंद्र सरकार कानून बनाती है तो उस कानून को लागू करना ही पड़ेगा राज्य सरकारों को। हाँ, राज्य सरकारों के पास एक अधिकार है कि अगर वो केंद्र के कानून से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है इससे कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो वो इस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है, लेकिन कानून लागू करने से मना नहीं कर सकते। तो फिलहाल कई याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। अब वो समय बताएगा कि उन याचिकाओं में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या स्टैंड लेता है। अब लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की ये नीति अपना करके क्या साबित करना चाहती हैं। ममता यानी दीदी जो है ये स्टैंड अपना करके बताना चाहती हैं कि वो सबसे बड़ी हितैषी जो वहां का मुस्लिम समुदाय है, खास तौर से रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो माइग्रेट करके मुसलमान आए हैं, उनकी सबसे बड़ी हितैषी वो हैं, टीएमसी है। और यही कारण है कि कुछ हो ना हो, लेकिन वो अपने स्टैंड से साबित करना चाहती हैं कि वो उनके साथ हैं, ताकि उनका जो एक परंपरागत वोट बैंक है उनसे कहीं छिटक ना जाए और आने वाले चुनाव में कहीं ये ना हो कि टीएमसी को बीजेपी से मात खानी पड़े और बीजेपी के हाथ जो है प्रदेश की सत्ता लग जाए। तो यही सोच करके ये सब कर रही जो है ममता बनर्जी, ये नाटकीय अंदाज में सारा जो है ये जो कार्ड, खास तौर से मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी को ये जो है जो छोटे निहितार्थ हैं, खास तौर से वोट बैंक के निहितार्थ को छोड़ करके अपना जो सोचने का दायरा है बढ़ाना चाहिए और उनका जो स्टैंड होना चाहिए वो समाज और राष्ट्र हित में होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।